हेलो बच्चों, राकेश मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ें सबसे अहम है। एक तो दो प्रकार के देखो एंगल होते हैं इसमें। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखते देखते हम इनके बारे में, दोनों के बारे में कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। पूरा का पूरा चैप्टर इन दोनों एंगल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे हमारा, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो यहाँ से हम उस किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्या है, आई है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और यहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारी आई से और इस ऑब्जेक्ट तक की जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होगा उसका और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी आई है, और अगर हम यहाँ से किसी ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उड़ता हुआ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से और हमारे आई से और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन सेगमेंट है, इनके दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा। दूसरी बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि मान लो देखो, इसमें तो क्या था कि नीचे से हम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। इसमें क्या होगा कि जो देखने वाला होगा वो होगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे होगी हमारी आईज होगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और हम ऊपर से और नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और हम ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो बेटा देखो, इस हमारी आई से और इस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें केवल दो प्रकार के एंगल काम आते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि अगर आई यानी देखने वाला नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लाई कर रहा हो तो आई से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो ये एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर देखने वाला ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, कोई ऑब्जेक्ट जैसे नीचे चल रहा है, तो उससे इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन से, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन वहीं आएगी जहाँ पे हमारी आंखें होगी, यानी देखने वाला जहाँ खड़ा होगा वही क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और उसी के साथ एंगल बनेगा। किसका एंगल बनेगा, उस लाइन सेगमेंट का जो आई को और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करती है। तो ऊपर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारे इसके क्वेश्चंस की तरफ। सिंपल सी थ्योरी है, ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, बस ये दो एंगल का काम है। बाकी इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो यूज़ होते हैं, वो शायद आपको पता होगा। कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, एक शॉर्ट ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एक शॉर्ट ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और अगर कोई बच्चा देशभक्त है तो वो ऐसे भी याद रख सकता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेटा देखो, ये जो फर्स्ट रेशो होगा ये वाला P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये होगा साइन थीटा का। साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H। हालांकि शायद आपको ये पता होगा। उसके बाद जो सेकंड रेशो होगा B/H, वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा P/B। थर्ड रेशो हो जाएगा टेन थीटा का। इसी प्रकार अब इसको उल्टा करेंगे तो देखो कोट थीटा क्या हो जाएगा, B/P। देखो पहले हम ऐसे आए, अब ऐसे जा रहे हैं वापस, तो अब उल्टा रेशो ले रहे हैं, तो B/P। उसके बाद सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इनका उल्टा हो जाएगा। देखो टेन क्या हो जाएगा, सॉरी कोट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा। कोस क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा। और कोसाई थीटा क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा हो जाएगा साइन का उल्टा। केवल इसमें ये तीन चीजें यूज होंगी, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ध्यान रखना है, अगर हम नीचे खड़े हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और हम अगर ऊपर हैं और ऑब्जेक्ट कोई नीचे है तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चों हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन है ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। यानी कि ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल खड़ा है और ये हमारा ग्राउंड है। मान लो ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा क्या है, पोल है। ठीक है, तो ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। और हमें पता है कि जो हमारा पोल होता है वो हमेशा ग्राउंड पे किस एंगल पे खड़ा होता है, परपेंडिकुलर खड़ा होता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है। तो अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी कि इस पोल के फुट से, फुट यानी पैर, यानी कि इस पोल के फुट से कितने मीटर अवे दूर है, 25 मीटर। यानी मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है, 25 मीटर है। हम मान लेते हैं भाई इस पोल से ये पॉइंट जो है वो 25 मीटर दूर है। तो कह रहा है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पोल के टॉप से जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। और कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर होता है और हमारी जो आंखें होती है वो नीचे होती है। यानी कि ये जो एंगल बनेगा इसके टॉप के साथ, पोल के टॉप के साथ जो एंगल बना, ये कितना बता रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो इनको हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं इसका, ए बी और सी। मान हमने पॉइंटों का नाम मान लिए, इस टॉप को मान लिया ए, इसके फुट को मान लिया बी और इस पॉइंट को मान लिया सी। और ये पॉइंट जो है इससे 25 मीटर दूर है। और क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि इस पोल की क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी। तो हम इस हाइट को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा इसका, क्या बोलेंगे, लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना है, ओनली बस एक ही काम करना होता है हमें इसमें, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाना होता है। लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाना किस किस के बीच में, तो देखो जो साइड गिवन हो वो और जो साइड हमें फाइंड करनी हो उन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यानी कि जो गिवन है वो और जो फाइंड करनी है वो, उन दोनों के बीच का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो देखो ये 90 है तो सीधी सी बात है, ये क्या होगी बच्चों, हाइपोटेनस। और ये अगर एंगल है और ये हाइपोटेनस है तो ये क्या होगी बेटा, बेस। ये क्या होगी, बेस। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। यानी कि हमें जो रेशो देखना हो किसका देखना है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशो देखना है। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हम रेशो किसे देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रेशो होता है, देखो यार परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है, टेन थीटा, साइन कोस टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन, तो बेटा थीटा कितना है हमारा, एंगल 60 डिग्री इक्वल टू, देखो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसमें क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो ट्राइंगल है हमारा ABC, ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, हम ABC ट्राइंगल की बात करें, टेन थीटा P बाई B, थीटा कितना हमारा 60 डिग्री है और P कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर जो हमने मानी है H हाइट, और जो बेस है हमारा वो कितना है 25 मीटर। और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 इक्वल टू हो जाएगा H बाई 25। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 25 √3
मीटर। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 25 इंटू √3 कितना होता है 1.732 मीटर। तो हमारे h की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 43.3 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 43.3 मीटर। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें क्या देखना है कि जो भी साइड हमें गिवन होगी वो साइड और जो साइड हमें फाइंड करनी है वो उन दोनों के बीच का रेशो देख लेंगे इसकी सहायता से, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा देंगे और एंगल की वैल्यू रख देंगे और साइड की वैल्यू रख देंगे, जो निकालनी होगी उसको फाइंड कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए बच्चों अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन है, ए ट्री 12 मीटर हाई इज broken by the wind in such a way that its top touch the ground and make an angle of 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the wind? यानी कि एक हमारे पास एक ट्री है, एक क्या है बेटा, ट्री है, और जो इस ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, और हम पता है कि जब भी कोई ग्राउंड पे कोई चीजें खड़ी होंगी उनको हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। तो मान लो यह एक ट्री खड़ा है यहाँ से, और ये क्या हो रहा है, ब्रोकन हो रहा है, वाइंड से क्या हो रहा है, ब्रोकन हो रहा है, और जो ट्री की हाइट है वो कितनी है 12 मीटर है। ट्री की हाइट कितनी है 12 मीटर है, यहाँ तक पूरे ट्री की हाइट कितनी है 12 मीटर। तो ये जो ट्री है हमारा वो क्या होता है, वाइंड से क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। मान लो ये ट्री है, मान लो यहाँ से ब्रोकन हो गया, और यहाँ से ब्रोकन होने के बाद जब यहाँ से टूटेगा ट्री तो यहाँ नीचे की तरफ गिरेगा। तो मान लो हमारा ट्री जो है वो कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। ठीक है, मान लो हमारा ट्री ऊपर से जब पेड़ जब यहाँ से टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो इधर ऐसे गिरेगा ग्राउंड को, और कह रहा है कि ये ट्री जब यहाँ से टूटता है और ग्राउंड को जब टच करता है, टच करने पे कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। तो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखो कंप्लीट हाइट जो है इस ट्री की वो 12 मीटर है। तो पे कह रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द वाइंड। तो कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो ट्री बॉटम से कितनी हाइट से टूटता है, यानी कि ये वाली हाइट बतानी है। तो जो हाइट हमें बतानी है वो मान लेते हैं हम h। तो हमने ये जो हाइट बतानी है वो हमने क्या मान ली, h मीटर मान ली। अब देखो अगर ये h है और ये कंप्लीट 12 मीटर है, तो हमारी ये जो हाइट बचेगी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो हाइट कितनी बचेगी, ये बचेगी 12 माइनस h। ये कितनी बचेगी 12 माइनस h। देखो कंप्लीट 12 मीटर है, ये हमने h मान ली क्योंकि हमें ये फाइंड करनी है। तो ये कितनी बच जाएगी 12 माइनस h मीटर। तो देखो जो पार्ट ट्री का टूटा है वही तो जाके ग्राउंड के ऊपर टच हुआ है, इसका मतलब जितनी ये होगी उतनी ये हो जाएगी। तो अगर ये 12 माइनस h है तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 माइनस h मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12 माइनस h मीटर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये h है, ये 12 माइनस h है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। तो बस जो हमें पता है वो, जो हमें फाइंड करनी वो, उन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होगा, तो देखो ये 90 है, ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगी बेस, और ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो हमें किसके बीच का रेशो लगाना है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में। और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में क्या रेशो होता है, देखो बेटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में क्या रेशो होता है P/H, यानी कि साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो जगह साइन थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कितना है H, और हाइट यानी कि हाइपोटेनस कितनी है 12 माइनस H। तो साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो जगह H अपॉन 12 माइनस H, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू 12 माइनस H इक्वल टू 2H। तो देखो H वाली साइड एक तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 12√3 माइनस √3H इक्वल टू 2H। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो √3H को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा
और h कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस रूट 3। देखो बेटा इसको इधर लेंगे, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। 12 रूट 3 इक्वल टू 2h, इसको इधर लेंगे तो जाएगा प्लस रूट 3h। अब क्या कर रहे हैं हम इन दोनों में से h को कॉमन ले रहे हैं, दोनों में h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या है 12 रूट 3 इक्वल टू क्या है 12 रूट 3। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या जाएगी 12 रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अगर डिनोमिनेटर में इस प्रकार की वैल्यू होती है रूट में तो हम कैसे सोल्व करते हैं, क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो क्या कर देंगे 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 रूट 3, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर माइनस 12 रूट 3 इंटू रूट 3, तो इनको तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो हमारे पास नीचे तो देखो 1 हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 24 रूट 3 माइनस, तो हो जाएगा 12, देखो ये रूट 3 और रूट 3 बन जाएगा 3 और 12 3 जा 36, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हो जाएगा h इक्वल टू 12 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2 रूट 3 माइनस 3 और ये हमारी हाइट आ जाएगी मीटर। तो ये हमारी हाइट आ जाएगी इसकी, इस जहाँ से ट्री जो ब्रोकन होगा उसकी हाइट आ जाएगी, बॉटम से लेकर ब्रोकन की हाइट। और अगर इसको और भी ज़्यादा सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे रूट 3 की वैल्यू रख देंगे और इसको माइनस करके 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि एक तरफ खड़ी है बिल्डिंग और एक तरफ खड़ा है केबल टावर। तो बेटा ये है मान लो बिल्डिंग, ये है मान लो बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर, और इधर खड़ा है मान लो एक केबल टावर, और ये है हमारा ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे खड़ी है बिल्डिंग और ये है हमारा टावर, और ये है हमारी बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग और ये हमारा टावर। तो अब क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू टॉप ऑफ द टावर, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई 7 मीटर हाई बिल्डिंग ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो कह रहा है इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो सीधी सी बात एंगल ऑफ एलिवेशन किधर बनेगा ऊपर की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां पर टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप के साथ, यानी कि ये एंगल बन रहा है। और कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री। तो देखो अगर इसके टॉप से बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर के टॉप पर अगर एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैंने क्या कहा था कि जहां से वो एंगल बनेगा इसका मतलब आई हमारी वहीं पे है, तो यहाँ पे आई है तो इसका मतलब यहाँ पे ही ग्राउंड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ग्राउंड होगा। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, कितना बनेगा 60 डिग्री। कितना बोल रखा है 60 डिग्री। और फिर क्या कह रहा है कि इसी बिल्डिंग के साथ, इसी बिल्डिंग के टॉप से और इस टावर के फुट के साथ कितना डिग्री का एंगल है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चाहे हम इसको डॉट डॉट लाइन से बना सकते हैं ठीक है। तो इसी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना है टावर के टॉप से 60 डिग्री, और इसी बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट के साथ कितना डिग्री का एंगल है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, तो देखो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इसके फुट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, कितना 45 डिग्री। तो देखो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दोनों पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो देखो अगर ये 45 डिग्री है
तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसा क्यों होगा बेटा, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक इंटरसेक्ट लाइन है इसको, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो देखो उल्टा जेड बन रहा है, तो जेड के अंदर वाले एंगल दोनों कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो कह रहा है इस टावर की हाइट बताओ। तो देखो अगर हम टावर की हाइट निकालनी है, तो देखो अगर ये 7 मीटर है, तो बेटा ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। और अगर हम टावर की हाइट निकालनी है हमें, तो टावर की हाइट को अगर ये 7 मीटर है, तो अगर हम इसको h मान ले, कंप्लीट कितनी मान ले, टावर की हाइट को h मान लो। अगर हमने कंप्लीट टावर की हाइट को क्या मान लिया, h मान लिया, तो देखो ये 7 मीटर है, तो ये कितनी बचेगी, -7 बचेगी, h -7। देखो कंप्लीट h है इतनी, देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पैरेलल लाइन है मतलब, और दो पैरेलल लाइन के बीच में आप कहीं भी डिस्टेंस देखोगे हमेशा कितनी मिलेगी, इक्वल डिस्टेंस मिलेगी। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। और कंप्लीट अगर टावर की हाइट को हम h मान ले, तो h ये हो जाएगी 7, तो ये कितनी बचेगी, फिर h में से माइनस कर देंगे 7, तो कितनी हो जाएगी, h -7। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h -7 मीटर। तो बेटा अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों के लिए अपन क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, तो इनको नाम दे देते हैं कुछ। ये मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C, ये मान लो D, और ये है मान लो E। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि ये जो CD है, जितनी CD होगी, देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल है, क्योंकि टावर और बिल्डिंग दोनों कैसी खड़ी है, परपेंडिकुलर। दोनों कैसी खड़ी है, परपेंडिकुलर। देखो ये भी परपेंडिकुलर खड़ी है और ये भी परपेंडिकुलर खड़ा है, तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो इसका मतलब जितनी ये है उतनी ये है, और जितनी ये है CD उतनी क्या है, BC। तो बेटा देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं BC CD इक्वल टू BE। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो CD है ना वो BE के इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की AB और E की। इन ट्रायंगल AB और E, तो ABE ट्रायंगल में देखो हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास कौन सी हाइट है, एक तो h -7 है, और दूसरा में इनमें से कोई भी हाइट हमारे पास नहीं है। लेकिन देखो अगर हम इस हाइट की बात करें, तो देखो अगर मैंने क्या कहा था कि जो हाइट हमें गिवन है वो हाइट, और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उन दोनों के बीच क्या निकालते हैं, उन दोनों के बीच का रेशो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें केवल एक ही हाइट है हमारे पास, और दूसरे में पता नहीं है। तो इसका मतलब फिर वो देखना है हमें कि दो ट्रायंगल अगर बन रहे हैं तो उनमें कॉमन कौन सी है, तो कॉमन साइड के साथ उसका रेशो लेना है। तो देखो ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो ये इसका मतलब ये दोनों कॉमन होगी। तो कॉमन होगी तो हम क्या करेंगे, इस साइड का और इस साइड का दोनों का रेशो देखेंगे। तो देखो ये 90 है तो ये होगी हाइपोटेनस, तो ये एंगल है तो ये बन गई बेस, और ये होगी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हमें किसका रेशो देखना है, P का और B का, परपेंडिकुलर और बेस का। तो मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद को याद करो, हर हर बोल। तो किसका रेशो देखना है, P और B का। P और B का रेशो क्या होता है बेटा, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। तो हो जाएगा tan एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री इक्वल टू P, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, h -7। तो क्या हो जाएगा, h -7 अपॉन B हमें नहीं पता दोस्तों, तो ये क्या है, BE। तो हम BE को, बेस को हम क्या लिख देते हैं, BE। तो tan 60 हमारा कितना होता है, √3, तो कितना हो जाएगा, h -7 अपॉन BE। तो यहाँ से BE की वैल्यू निकालेंगे, अननोन वेरिएबल यही है, एक h है, लेकिन h को हम बाद में देखेंगे। तो हो जाएगा h -7 अपॉन √3। तो यहाँ से हमारे पास BE कितना जाएगा, तो ये हम आ लेंगे इक्वेशन सेकंड, कितना आ गया BE, h -7/√3।
√3। अब बात करेंगे हम दूसरे ट्रायंगल की। तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, सी डी और ई का, सी डी और ई। तो बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल सी डी ई में तो देखो मैंने क्या कहा था, जो जो गिवन है वो जो फाइंड करनी है वो, और अगर उनमें से एक ही पता हो तो जो गिवन है वो और जो कॉमन है वो। तो देखो ये गिवन है इस ट्रायंगल में, ये गिवन है और ये कॉमन है इसके साथ, सी डी और बी। तो हम क्या ले लेंगे, इसका और इसका रेशो। तो ये 90 है तो ये हाइपोटेनस, तो ये थीटा है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी कि पी और बी का ही रेशो हमें दोबारा से लेना है। तो वही हो जाएगा सेम tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब की बार जो हमारा थीटा है वो कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है तो पी कितना है हमारा 7 मीटर, और बी बेस कितना है हमारा नहीं पता हमें, तो क्या है सी डी। तो tan 45 कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन सी डी। तो यहाँ से सी डी कितनी आ जाएगी, सी डी आ जाएगा 7 मीटर। तो देखो हमारे पास दोनों क्या आ गया, हमारे पास बी आ गई और सी डी आ गई। तो यहाँ से आ गया हमें बी और यहाँ से आ गया हमारी सी डी। तो देखो इसको मान हम इक्वेशन थर्ड मान लें। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिखा है, सी डी इक्वल टू बी, यानी कि ये सी डी और ये बी दोनों कैसे होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा h-7, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, h-7 बाई √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ से h-7 कितना जाएगा, h-7 कितना जाएगा 7√3। तो यहाँ से h क्या जाएगा 7 + 7√3, और सोल्व करना चाहो तो 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ठीक बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पूरे टावर की हाइट, जो हमने क्या मानी थी h। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, h की, जो है हमारा हाइट ऑफ टावर। चलो तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू बी फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यानी कि एक टावर है, ठीक है, इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक मैन यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, और क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको, एक कार को। यानी कि ये हाईवे है कोई, इस हाईवे के ऊपर एक कार को ऑब्जर्व करता है एक आदमी ऊपर से, यहाँ से। तो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी कि देखो देखने वाला ऊपर है, ऑब्जेक्ट हमारा नीचे है, तो क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो क्या कह रहा है कि भाई ये इस कार को ऑब्जर्व करता है, इस कार को जब ऑब्जर्व करता है तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट से लेकर आई को हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन के बीच का एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, क्या दे रखा है, फ्रॉम ऑफ द टावर ए कार एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी कि ये कितना है 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन था इसलिए ऊपर मान लो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये कितना बना 30 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, कार है, ये यहाँ पे क्या है कार, और यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है मैन, यानी कि आदमी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। कौन अप्रोच कर रहा है, कार अप्रोच करे किधर, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट की तरफ। तो कार क्या कर रही है, टावर के फुट की तरफ जा रही है। और फिर कह रहा है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड जा रही है। तो 6 सेकंड लेटर, यानी कि 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी क्या करती है, ये कार यहाँ से चलती है किधर, टावर के फुट की तरफ, और 6 सेकंड के बाद
जो मान लो 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई और 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा कितना बन रहा है, देखो 6 सेकंड के बाद हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना बना, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो सीधी सी बात है कहाँ बनेगा, यही बनेगा ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो देखो ये 30 डिग्री था, ये कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। पहले कार यहाँ पे थी, फिर कार कहाँ पहुँच गई हमारी, यहाँ पे, कितने समय बाद, 6 सेकंड के बाद। अब देखो, और ना तो हमें कोई बिल्डिंग की हाइट दे रखी है और ना कुछ दे रखा है, फिर कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो कह रहा है बताओ कार इस पॉइंट से और इसके फुट तक पहुंचने में कितना समय लेगी, यानी कितना टाइम लेगी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो देखो मैंने पहले कहा था ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये बेटा अगर 30 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, ये वाली लाइन जो है एंगल ऑफ 30 डिग्री बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, तो ये 30 है, ये 60 है। उसके बाद देखो कार की जो स्पीड है वो कितना कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कार की स्पीड, लेट स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू एस मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने कार की स्पीड को मान ली एस मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद देखो हमने, अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा हो तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो स्पीड हमने क्या मान ली, एस मान ली। टाइम कितना ले रही है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, 6 सेकेंड। कितना है, टाइम कितना ले रही है, 6 सेकेंड ले रही है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड, तो यानी कि 6s मीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने क्या किया, कार की स्पीड मानी s, टाइम कितना बोल रहा वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लेता है ना, 6 सेकंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 6s। कितनी हो जाएगी, 6s। ये डिस्टेंस कितनी आई, 6s। अब मान लो B से लेकर C तक पहुंचने में वो मान लो T समय लेती है। तो देखो T टाइम अगर ले रही है तो कार की स्पीड कितनी है, s मीटर पर सेकंड। तो अगर T समय ले रही है तो देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं टाइम इसका T मान लूँ, टाइम मान लो मैं T मान लिया, स्पीड क्या है हमारे पास, s है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी TS। क्या आ जाएगी, TS। ठीक है बेटा, हमने यहाँ से यहाँ तक जाना, जो हमें टाइम निकालना है वो हमने क्या मान लिया, T मान लिया, और स्पीड हमने पहले मान रखी क्या, s मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, TS। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, TS। तो अब देखो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल, फर्स्ट में छोटा ट्रायंगल AB और C, इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये 90 है, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस। तो हमें किस में देखना है, तो मैंने पहले कहा था जो गिवन है वो जो फाइंड करनी है वो, तो हमारा जो गिवन है वो भी यही है, और फाइंड करना है वो भी टाइम इसी का फाइंड करना है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल है तो फिर क्या देखना है, जो गिवन है वो और जो दोनों में कॉमन है उसके साथ देखना है। तो देखो कॉमन क्या है, AB कॉमन है, AB छोटे वाले ट्रायंगल में कॉमन है और बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है। तो किस किस का रेशो देखना है, AB का और BC का, यानी कि परपेंडिकुलर का और बेस का। तो याद करो पंडित बद्री प्रसाद को। तो P और B का रेशो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, और tan थीटा यानी कि थीटा कितना बना, 60 डिग्री, और P हमारे पास कितनी है, P नहीं है, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, AB, और बेस कितना है हमारे पास, TS। तो यहाँ पे tan 60 होता है √3, तो हो जाएगा AB अपॉन TS। तो यहाँ से AB कितनी आ जाएगी,
ए बी आ जाएगी बेटा √3TS, यह आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली देखो बड़े वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो देखो इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में सेम वही होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू P अपॉन बेस। तो P कितना है, P वही हमारे पास AB है, दोनों में कॉमन है AB, तो हो जाएगा AB अपॉन बेस। बेस कितना है, बेस है BD, और BD कितनी है 6S इतनी है, और TS ये है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगी BD। तो यानी कि 6S प्लस TS ये हमारी क्या हो जाएगी बेस, यानी कि BD। देखो tan 30 होता है बेटा 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 6S प्लस TS, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे AB कितना आ जाएगा 6S प्लस TS अपॉन √3, तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा इक्वेशन सेकंड। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, ये भी देखो AB के इक्वल है और ये भी AB के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6S प्लस TS अपॉन √3, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो क्या हो जाएगी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6S प्लस TS इक्वल टू √3 को √3 करेंगे तो 3TS। अब देखो 6S इक्वल टू TS को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2TS। देखो स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगी, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 2T, तो बेटा 2T कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। तो इसका मतलब हमारा जो टाइम है बेटा वो कितना जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि कार पॉइंट C से लेकर पॉइंट B तक जाने में कितना टाइम लगेगी 3 सेकेंड टाइम मिलेगी। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमें फटाफट कमेंट में बताइए, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हमें फटाफट कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।